गाजा से कश्मीर तक, संयुक्त राष्ट्र का आतंक पर मौन और नैतिक पाखंड। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र की पक्षपाती सोच आतंकवाद फैलाने वाले देशों जैसे पाकिस्तान को बचाने का काम करती है, जबकि भारत और इजरायल जैसे आतंक के शिकार देशों को ही दोषी ठहराया जाता है। ऐसे दोहरे रवैये की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा शांति मंच अब ऐसा मंच बन गया है जहां सच्चाई को तोड़ा-मरोड़ा जाता है, पक्षपात को सही ठहराया जाता है और कट्टर इस्लामी प्रचार को बढ़ावा मिलता है। जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक एनिमल फार्म की मशहूर पंक्ति, सभी जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं, आज की वैश्विक व्यवस्था की पाखंड भरी सच्चाई को बखूबी बयान करती है। इस नैतिक पतन के केंद्र में है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन। यह एक ऐसी संस्था है जो खुद को नैतिकता के सबसे बड़े प्रहरी के रूप में दिखाता है, लेकिन असल में अपने पक्षपातपूर्ण और दोगुले रवैये के लिए ज्यादा जाना जाता है। जब बात अन्याय की निंदा करने की और न्यायिक सिद्धांतों के तहत पीड़ितों के पक्ष में आवाज उठाने की आती है, तो संयुक्त राष्ट्र अक्सर एक चुनिंदा नैरेटिव को आगे बढ़ाता देखा गया है। जब गाजा संकट की बात आती है तो वह तुरंत इजरायल को कटघरे में खड़ा कर देता है, लेकिन आतंकवाद को लेकर हमास की जवाबदेही पर चुप्पी साध लेता है। संयुक्त राष्ट्र का यही दोगुलापन भारत के प्रति उसके रवैये में भी साफ झलकता है। पाकिस्तान पर सैन्य कार्यवाही करने के बाद उसे संयम बरतने की सलाह दी जाती है, जबकि वही संयुक्त राष्ट्र संघ भारत में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की दशकों पुरानी भूमिका पर चुप्पी साध लेता है। संयुक्त राष्ट्र भारत को तो संयम बरतने की खूब नसीहत देता है, लेकिन पाकिस्तान को उसकी आतंकवाद फैक्ट्री पर अंकुश लगाने का अल्टीमेटम नहीं देता। जून 2025 में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की तालिबान प्रतिबंध समिति, सैंक्शंस कमेटी का अध्यक्ष और आतंकवादरोधी समिति, काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। यानी एक ऐसे देश को वैश्विक आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो खुद लंबे समय से आतंकी नेटवर्क को पालने पोसने के लिए कुख्यात है। अगर आतंकवाद के सबसे बड़े समर्थक को ही आतंक खत्म करने की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो उससे बढ़कर मजाक और क्या होगा। रोटेशनल प्रक्रिया के नाम पर लिया गया यह फैसला यह दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा संस्थान ज़मीनी हकीकतों से किस कदर अपना नाता तोड़ चुका है। एक ऐसा देश जो आतंकवादियों को शरण देने के लिए जाना जाता है, वह अब पूरी दुनिया को आतंक विरोधी नीति पर उपदेश देगा। इससे बड़ा विरोधाभास भला क्या हो सकता है। ऐसी नियुक्तियां यह भी दिखाती हैं कि संयुक्त राष्ट्र का रोजमर्रा का संचालन अब मात्र एक औपचारिक रस्मदायगी बन के रह गया है। जो संस्था कभी शांति की रक्षक कही जाती थी, वहीं आज नौकरशाही के बोझ तले अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह से भटक गई है। वैश्विक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बने इस संगठन ने नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया है। आतंकवाद से लड़ने के वैश्विक अभियान की अगुवाई करने वाला संगठन अगर एक आतंक समर्थक देश को ही यह जिम्मेदारी सौंप दे, तो यह कदम संस्थागत आत्मघात से कम नहीं, किसी विडंबना से कम नहीं कि भारत जब आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र ने उसी वक्त पाकिस्तान को पुरस्कार की तरह प्रतिष्ठा और वैधता सौंप दी। ये मामला सिर्फ लापरवाही या अनदेखी का नहीं है। चाहे बात गाजा की हो, कश्मीर की या बांग्लादेश की, ये रवैया एक गहरे वैचारिक झुकाव को दिखाता है, ऐसा झुकाव जो वामपंथी और इस्लामिक सोच के साथ मेल खाता है। जहां कभी आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश की जाती है, तो A section of the Western media peddling Pakistan's disinformation narratives has given further ammunition to the terror state to peddle its falsehoods. Pakistan took recourse to backdoor lobbying at the UN to drop the mention of the Resistance Front, TRF, in the UNSC statement condemning Pahalgam terror attacks.
The UNSC issued a press statement condemning the attacks in the strongest terms and reaffirming that terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security. But the statement didn't name TRF or make even a cursory mention of the menace of cross-border terrorism impacting India for decades. The watered-down UNSC press statement on Pahalgam terror attacks is symptomatic of a rather disturbing trend: complete silence on the roots of global terrorism and the role played by specific state actors and radical ideologies in perpetuating terror. By using fuzzy language to pay lip service to condemning terrorism, the UN has turned the narrative on terrorism into a postmodern document of sorts, granting perpetrators near-complete immunity and providing a safe space for whitewashing terror. Pakistan also uses international forums like the UN to relentlessly parrot its false narrative on Baloch insurgency, accusing India of provoking terrorism and insurgency in Balochistan. In the Jafar Express hijack incident in March 2025, the Pakistan Army claimed that 33 Baloch Liberation Army (BLA) militants who had claimed responsibility for the attacks had been killed. Even as the UNSC issued a statement condemning the heinous and cowardly terrorist attack, Pakistan accused India of sponsoring militant groups in its southwest region. Pakistan is trying to create a new narrative on terrorism by portraying itself as a victim of terror. In September 2025, the US, UK, and France collectively put a technical hold on Pakistan's bid to list the Balochistan Liberation Army (BLA) and the Majid Brigade as terrorist groups at the UNSC's 1267 Sanctions Committee. Pakistan has also accused India of backing terror groups based in Afghanistan to undermine its sovereignty and national integrity. In August 2025, its Ministry of Foreign Affairs spokesperson Shafkat Ali Khan made a sensational statement claiming that groups like the BLA and Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, have been acting as Indian proxies. Pakistan is aggressively maneuvering to change the narrative of terrorism by attempting to shift the focus from the Pakistan-sponsored terrorism rooted. उस सीमा पार आतंकवाद का जिक्र, जिसे भारत दशकों से झेल रहा है। पहलगाम हमलों पर जारी किया गया यूएनएससी प्रेस वक्तव्य मामले की गंभीरता को पूरी तरह नजरअंदाज कर मात्र एक औपचारिक खानापूर्तिकर्ता प्रतीत होता है। यह रवैया दरअसल एक गहरी विकृति को दर्शाता है: वैश्विक आतंकवाद की जड़ों, उसे बढ़ावा देने वाले देशों और चरमपंथी विचारधाराओं पर घोर चुप्पी। संयुक्त राष्ट्र अब आतंक की निंदा करते हुए सिर्फ शब्दों का खेल खेलता नजर आता है। उसके बयान सख्त तो लगते हैं, लेकिन उनमें कोई असर नहीं होता। इस गोलमोल भाषा के जरिए अपराधियों को लगभग पूर्ण छूट मिल जाती है और आतंकवाद की लीपापोती करने के लिए एक सुरक्षित मंच तैयार हो जाता है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल अपने झूठे नैरेटिव को बार बार दोहराने के लिए करता रहा है। बलूच विद्रोह को लेकर वह लगातार भारत पर आरोप लगाता रहा है कि भारत बलूचिस्तान में आतंकवाद और in radical Islamic extremism targeting India to a fabricated narrative on the Afghanistan-India terror nexus, targeting Pakistan. Although Pakistan's falsehoods have already been exposed, as it's unable to present any evidence regarding these claims, that's not the point. In classic propaganda tactics, reinforcing narratives is a proven and effective method for influencing public perception. By creating a false narrative portraying itself as the victim of terrorism, Pakistan is creating a long-term framework for enabling the further perpetuation of anti-Hindu violence facilitated by the radical Islamist ecosystem. The UN, in its sheer inability to categorically condemn Pakistan-sponsored terrorism, is effectively enabling the whitewashing of terror. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif's recent UNGA address was a textbook display of irony. Playing the victim and moral crusader, Sharif accused India of exploiting a human tragedy for political gain and of attacking Pakistani cities. The speech descended into absurdity when he claimed Pakistan had been on the front line of global counterterrorism for 2 decades, this from a nation long known for harboring and exporting terror. Shifting blame, Sharif accused groups operating from Afghan soil of carrying out attacks inside Pakistan, calling them foreign-funded, in a veiled jab at India.
He even went on to lecture Afghanistan's interim government about peace, harmony, and women's rights, an astonishing act of hypocrisy from the head of a state that shelters extremist ideologies. Never mind that a lecture on peace, human rights, and women's rights from Pakistan is almost comical, given its state policy of nurturing terrorism and perfecting the art of outsourcing it. Shehbaz Sharif's UNGA speech could be dismissed as hollow posturing, but doing so would be short-sighted. A nation built on terror now attempting to rebrand itself as an anti-terror crusader poses an even greater threat. Pakistan's duplicity is sustained by the West's selective silence and the UN's indifference, both of which embolden its deceit. When global institutions fail to hold Islamabad accountable, they allow a terror sponsor to masquerade as a victim, corroding the credibility of the so-called rules-based world order and further endangering regional and international stability. Distorted narrative on Kashmir. The United Nations has repeatedly allowed Pakistan to misuse its platforms to spread falsehoods about Kashmir, often with China's backing. Since the abrogation of Article 370 in 2019, Pakistan's propaganda at the UN has grown increasingly shrill and relentless. In 2022, Pakistan's then ambassador to the UN, Munir Akram, raised the Kashmir issue even during an emergency UNGA session convened to discuss the Russia-Ukraine war, an act that revealed Islamabad's obsession with the topic. The following year, Prime Minister Shehbaz Sharif used his 2024 UNGA address to demand the reversal of Article 370, and in 2025 he repeated the charade, accusing India of human rights abuses and urging the UN to conduct an impartial plebiscite. These staged performances expose how Pakistan exploits global forums to deflect attention from its own failures and its long-standing sponsorship of terrorism in the region. The Western world today is preoccupied with its own troubles, the Russia-Ukraine war, economic instability, and rising anti-immigrant sentiment. These issues have left little appetite for external conflicts such as Kashmir. While Western powers are unlikely to openly support India's position, they are equally reluctant to align with Pakistan. India's growing global stature and strategic importance have made most Western nations cautious not to alienate New Delhi unnecessarily. As a result, Pakistan's periodic theatrics on Kashmir at the UN rarely translate into tangible outcomes. Yet the UN's continued indulgence of Pakistan's falsehoods is troubling. Islamabad routinely frames Kashmir in terms of self-determination, language that mirrors the rhetoric of India's left-liberal and Islamist circles. Its attempts to equate Kashmir with Gaza dangerously blur the line between genuine human rights issues and the deliberate export of jihadist extremism. By recasting terrorism as resistance, Pakistan seeks to justify its proxy war under moral disguise. This persistent propaganda is not aimed at governing Kashmir, but at keeping extremism alive and legitimized on international platforms. The UN's silence on Pakistan's long record of nurturing terrorism only reinforces this deception, further amplified by sympathetic Western media and academic networks. Without decisive UN action against Pakistan's terror infrastructure, responsible for countless attacks across India, including the 26/11 Mumbai massacre, Islamabad's rhetoric at the UN becomes more than propaganda. It becomes a form of moral subversion. When the world's premier body on peace and security allows a state sponsor of terrorism to masquerade as a victim, it effectively lends legitimacy to terror itself. In doing so, the UN risks losing its credibility and unwittingly playing the role of a global apologist for those who exploit religion and victimhood to sustain violence. Pakistan continues. कश्मीर को आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन के मुद्दे के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जो भाषा बोलता है, वह भारत के वामोदारवादी और इस्लामिस्ट समूहों की बयानबाजी से हुबहू मेल खाती है। पाकिस्तान अब कश्मीर की तुलना गाजा से करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वास्तविक मानवाधिकार मुद्दों और जिहादी आतंकवाद को जबरन एक्सपोर्ट करने की नीति के बीच की रेखा धुंधली पड़ती जा रही है। आतंकवाद को प्रतिरोध के रूप में पेश करके पाकिस्तान अपनी छद्म नैतिकता के जरिए अपने प्रॉक्सी युद्ध को वैध ठहराना चाहता है। असल में
यह लगातार चल रही प्रोपेगेंडा मुहिम कश्मीर पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि उग्रवाद को जिंदा रखने और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जायज ठहराने के लिए है। पाकिस्तान के लंबे आतंकवाद पोषण के इतिहास पर यूएन की चुप्पी इस झूठ को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है, जिसे पश्चिमी मीडिया और कुछ अकादमिक समूह और अधिक बढ़ा-चढ़ाकर फैलाते हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर निर्णायक कार्रवाई नहीं करता, वही ढांचा जो भारत में हुए अनगिनत हमलों, जिनमें 26/11 का मुंबई हमला भी शामिल है, के लिए जिम्मेदार रहा है, तो इस्लामाबाद की यूएन में की जाने वाली बयानबाजी सिर्फ प्रोपेगंडा नहीं रहेगी, बल्कि एक नैतिक धोखाधड़ी बन जाएगी। जब शांति और सुरक्षा पर दुनिया का सबसे बड़ा मंच एक आतंकवाद प्रायोजक देश को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत होने देता है, तो वह अनजाने में आतंकवाद को वैधता प्रदान करता है। ऐसा करके संयुक्त राष्ट्र न केवल अपनी साख को दांव पर लगाता है, बल्कि उन ताकतों की आवाज भी बन जाता है जो धर्म और पीड़ितत्व की आड़ में हिंसा को जिंदा रखती हैं। पाकिस्तान अपने कश्मीर नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए लगातार नए सहयोगी ढूंढता रहता है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने उंग में कश्मीरियों को अपने भाई बहन कहकर संबोधित किया और इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता की बात कही। भारत के विदेश मंत्रालय मियां ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि तुर्की को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने तुर्की को यह भी याद दिलाया कि एर्दोआन को दूसरे देशों पर टिप्पणी करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ राज्य नीति के तौर पर अपनाए जाने वाले सीमा पार आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए थी। दरअसल पाकिस्तान कई बार यह कोशिश कर चुका है कि कश्मीर के तथाकथित विवाद में संयुक्त राष्ट्र या अमेरिकी राष्ट्रपति को मध्यस्थ के रूप में शामिल किया जाए। भारत को ऐसी कूटनीतिक चालों से हमेशा सतर्क रहना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और पश्चिमी दबाव के बावजूद रूसी तेल आयात जारी रखने के उसके फैसले को देखते हुए यह आशंका बनी रहती है कि भविष्य में कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाकर या उसे एक कूटनीतिक हथियार बनाकर संयुक्त राष्ट्र में भारत पर दबाव डालने की कोशिश की जा सकती है, ताकि कुछ देशों के रणनीतिक हित साधे जा सकें। हिंदुत्व आतंक षड्यंत्र सिद्धांत हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा उंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि भारत का हिंदुत्व प्रेरित उग्रवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। स्टॉप हिंदुद्वेषा पहले ही सैफरन टेरर या भगवा आतंकवाद के झूठे विमर्श पर विस्तार से रिपोर्टिंग कर चुका है। हमारी पिछली रिपोर्टों में यह विस्तार से बताया गया है कि 2006 से 2010 के बीच हुए कई बम धमाकों और आतंकी हमलों के संदर्भ में किस तरह हिंदुत्व आतंकवाद का मनगढ़ंत नैरेटिव खड़ा किया गया। 2002 के गुजरात दंगों के बाद शुरू हुआ यह भगवा आतंकवाद का भ्रमजाल धीरे धीरे एक संगठित साजिश में बदल गया, जिसका असली उद्देश्य इस्लामी आतंकवाद को ढकना और हिंदू धर्म की छवि को कलंकित करना था। जुलाई 2025 में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत द्वारा मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद भगवा आतंकवाद का यह नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस झूठे विमर्श का सहारा ले अभी भी हिंदू उग्रवाद का राग अलापता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और तथाकथित वामोदारवादी समूहों का हिंदुत्व विरोधी नैरेटिव एक दूसरे से मेल खाता है। पश्चिमी देशों के कुछ अभिजात्य शैक्षणिक संस्थान हिंदू अतिवाद जैसे झूठे और भ्रामक सिद्धांत गढ़ते हैं। हिंदू बहुसंख्यकवाद, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता और हिंदुत्व सुप्रीमेसी जैसी पुरानी और पक्षपाती शब्दावली का सहारा लेकर वे इन सिद्धांतों को पुष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वैश्विक वामपंथी मीडिया इन्हीं झूठों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता है और भारत व हिंदू धर्म से जुड़ी हर खबर को तोड़मरोड़ कर नकारात्मक रूप में पेश करता है।
संयुक्त राष्ट्र अपनी पक्षपातपूर्ण नीतियों के जरिए ऐसे झूठे विमर्शों को परोक्ष रूप से बढ़ावा देता है। एक और वह इस्लामोफोबिया पर खुलकर बयान देता है और इस विषय पर बार बार वक्तव्य जारी करता है। वहीं दूसरी ओर हिंदूफोबिया के मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साधे रहता है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है और इसके खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस तक घोषित कर दिया है। दूसरी ओर हिंदू विरोधी हिंसा और नरसंहार के अनगिनत प्रमाण मौजूद होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने हिंदूफोबिया के मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह गैरब्राह्मिक आस्थाओं के खिलाफ फैली घृणा को भी आधिकारिक रूप से मान्यता दे, लेकिन यूएन ने इन अपीलों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार और पश्चिमी देशों में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रहे घृणा अपराधों के मुद्दे पर यूएन की चुप्पी बहुत कुछ बयान कर जाती है। जहां वह एक तरफ इस्लामोफोबिया पर बार बार बयान जारी करता है, वहीं दूसरी तरफ उसने आज तक कश्मीरी पंडितों के 1989 से 1991 के नरसंहार जैसे भयावह घटनाक्रम को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र की यह चयनात्मक संवेदना और हिंदुओं के खिलाफ होने वाली इस्लामिक हिंसा की लगातार अनदेखी चरमपंथी नेटवर्क्स को और मजबूत करती है। इस्लामोफोबिया पर अत्यधिक जोर देने की यह प्रवृत्ति अब एक सुविधाजनक पर्दा बन चुकी है, जिसके पीछे हिंदुओं के दर्द और उत्पीड़न को छिपा दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि जब कोई हिंदुओं को निशाना बनाने वाले इस्लामिक आतंकवाद की बात करता है, तो उसे तुरंत इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया जाता है और सच्चाई को दबा दिया जाता है। इजरायल गाजा संघर्ष में यूएन के दोहरे मानदंड 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए आतंकी हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक ऐसा बयान दिया जो खासा विवादों में घिरा रहा। उन्होंने कहा, यह भी समझना जरूरी है कि हमास के हमले यूं अचानक ही नहीं हुए, यानी उन हमलों के पीछे एक पूरा ऐतिहासिक संदर्भ छिपा है। हालांकि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो महासचिव ने इस टिप्पणी से पहले हमास के आतंकी हमले की साफ साफ निंदा की थी, लेकिन उन्होंने बाद में जिस तरह से इन हमलों के तथाकथित ऐतिहासिक संदर्भ को रेखांकित किया, वह काफी हद तक आतंकवाद को तर्कसंगत ठहराने जैसा लगता है और शायद हमास समर्थकों के विमर्श को दोहराता प्रतीत होता है। इजरायल गाजा संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र की दोहरी नीति स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। इस मामले में उसके द्वारा दिए गए बयान स्पष्ट तौर पर पक्षपातपूर्ण लगते हैं और उसका पूरा रवैया एकतरफा जान पड़ता है। जहां एक तरफ वह हमास द्वारा इजरायली नागरिकों पर किए गए बर्बर हमलों या निर्दोष लोगों को हमास द्वारा बंदी बनाए जाने को लेकर कोई विशेष नैतिक आक्रोश नहीं दिखाता, वहीं दूसरी तरफ इजरायल की जवाबी कार्रवाई की लगातार आलोचना करता रहता है। जुलाई 2025 में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने संयुक्त राष्ट्र पर यह आरोप लगाया कि वह उस संकट के लिए इजरायल को दोषी ठहरा रहा है, जिसकी शुरुआत खुद हमास ने की थी। इससे पहले मार्च में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी आलोचना की थी कि उसने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की तत्काल मांग तक नहीं की। इन घटनाओं से संयुक्त राष्ट्र की चयनात्मक सहानुभूति और नैतिक असंगति स्पष्ट रूप से उजागर होती है। यहाँ तक कि जब अमेरिका और यूके जैसे देशों ने हमास को आधिकारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, संयुक्त राष्ट्र ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कई बार यह मांग उठाई है कि हमास को औपचारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए, लेकिन सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों के बीच सहमति की कमी के चलते इजरायल की यह मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। यूएन के इस रवैये से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक राजनीति में आतंकवाद और नैतिकता दोनों की परिभाषाएं किस तरह सुविधानुसार बदल दी जाती हैं।
संयुक्त राष्ट्र का यह एक तरफा नैतिक दिखावा और हमास आतंकवाद पर उसका नरम रवैया एक ऐसे वैश्विक तंत्र को जन्म दे चुका है जो आतंकवाद को जायज ठहराने और उससे जुड़े विमर्श को तोड़मरोड़ कर पेश करने में लगा है। इस तंत्र का मकसद आतंकी संगठनों की छवि सुधारना और सच्चाई को छिपाना है, और यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत किया जा रहा है। समापन भले ही संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक साख अब पहले जैसी न रही हो, फिर भी यह आज भी एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसके पास नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने और आतंकवाद, युद्ध, संघर्ष तथा जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के औपचारिक ढांचे मौजूद हैं। जैसे जैसे वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के देश संयुक्त राष्ट्र में पारदर्शिता व समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को मजबूत करने और पश्चिमी वर्चस्व को कम करने की मांग कर रहे हैं, वैसे वैसे यह भी जरूरी है कि आतंकवादरोधी प्रयासों को भी इन सुधारों के केंद्र में रखा जाए। दुनिया अब आतंकवाद को एक काल्पनिक चश्मे से नहीं देख सकती, खासकर तब जब जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन अब भी खुलेआम सक्रिय हैं और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी यूएन के सदस्य देशों की पनाह में रह चुके हैं। यदि यूएन ऐसा कोई सुधार चाहता है जो वास्तव में विश्वसनीय हो और जिससे जमीनी स्तर पर कोई ठोस असर दिखे, तो उसे आतंकवाद के वैचारिक स्रोतों और राज्य प्रायोजकों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र के लिए अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना तभी संभव है जब वह खुद को उन ताकतों का मंच न बनने दे जो तटस्थता या चयनात्मक नैतिकता की आड़ में आतंकवाद को वैध ठहराने की कोशिश करती हैं।